प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का स्टैटिस्टिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम सीरीज काल श्रेणी। टाइम सीरीज नाम से ये फेमस है, वैसे इसका पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, यानी काल श्रेणी का विश्लेषण। बच्चों, टाइम सीरीज क्या होती है? जब भी हम किसी संख्याओं को देखते हैं और उनमें दो चीजें यदि विद्यमान हो, एक तो हो समय और उसके साथ में दे रखा हो रिलेवेंट जो नंबर है, संख्या है, इंफॉर्मेशन है, तो समय और संख्या दोनों एक साथ हों और उनको हम एनालिसिस करें, देखें, तो वो कहलाता है टाइम सीरीज। जैसे मान लो आप लोग एक एग्जांपल से समझ जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि बच्चों आप एक काम करना कि कल आप जब आओ क्लास में, तो आप सब क्या करना कि अपने ना एलकेजी से लेके 12th तक के सारे जो रिजल्ट है ना, वो ईयर वाइज मेरे को लिख के दे देना। तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें करोगे, सबसे पहला आपका कॉलम हो जाएगा ईयर, है ना। दूसरा आपके हो जाएगा क्लास और तीसरा हो जाएगा परसेंटेज। तो जब मैं आपका ईयर टू ईयर परसेंटेज देखता हूं, तो क्या मैं आपके बारे में कोई विश्लेषण कर सकता हूं? तो उसका आंसर होगा हाँ सर। आप, हो सकता है जैसे मैंने किसी बच्चे का रिजल्ट देखा, तो मैंने देखा कि ये बच्चा हमेशा क्या है कि अच्छे परसेंटेज लाता है और ये लगातार बढ़ते हुए क्रम में है। कई ऐसे होंगे जिनके पहले तो अच्छे आते थे, अब धीरे धीरे कम आने शुरू हो गए। कई ऐसे हैं जिनके हमेशा ही कम आते थे, लेकिन जब से 11वीं क्लास में आए, कॉमर्स पकड़ा, उस दिन से अच्छे आने लगे। तो ये जो समय के साथ जब मैं उसका एनालिसिस देखता हूँ रिजल्ट को, तो मैं उसको देखकर जो निष्कर्ष निकालता हूँ, उसको देखकर जो मैं समझता हूँ, वो ही आपके एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज है। समझ में आया टाइम सीरीज क्या है? तो वही काम हमें इस चैप्टर में करना है, टाइम सीरीज देखना है। ये तो हुआ एक काम। दूसरा काम ये होता है कि अगर मैं आपके रिजल्ट से देखता हूं, तो उससे क्या मैं फ्यूचर का अनुमान लगा सकता हूं? तो उसका आंसर होगा हाँ सर। अगर मान लो किसी व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आप देखें, अगर किसी व्यक्ति का ऐसे एग्जाम्पल में ये ग्राफ ऐसे बढ़ता हुआ है, तो मैं उसकी नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट का क्या अनुमान लगाऊंगा? बढ़ता हुआ लगाऊंगा। अगर किसी व्यक्ति का यूं ग्राफ जो है वो ऐसे नीचे गिरता हुआ चल रहा है, तो उसका अनुमान मैं क्या लगाऊंगा? किसी का ऐसे जिग जैग चलता होगा, तो मैं ये देखूंगा कि अभी उसका एवरेज क्या चल रहा है, उससे अनुमान लगाऊंगा। तो अनुमान लगा सकते हैं। ऑब्वियस है, जब हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो अनुमान ही होगा। इसलिए टाइम सीरीज का पहला काम तो उसका एनालिसिस करना, और दूसरा काम फ्यूचर का अनुमान लगाना, जिसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग ऑफ फ्यूचर। भविष्य का अगर हम सही अनुमान लगा ले, तो ये क्या कहलाता है? फोरकास्टिंग कहलाता है। बिजनेस में जरूरी है। एक व्यापारी जो होता है, अगर वो सही अनुमान लगा ले कि इस साल बारिश का सीजन जब आएगा तो कितनी छतरियां बिकेंगी, तो क्या उसका अनुमान सही होने से उसको फायदा होगा? क्यों होगा? क्योंकि अगर उसका अनुमान एग्जैक्ट सही है, उसने सोचा कि 10,000 छतरियां बनानी है अम्ब्रेला, तो 10,000 बिक जाए, तो कोई स्टॉक नहीं बचेगा, सारा का सारा माल बनाया और सारा बिक गया, प्रॉफिट आ गया। अगर वो उसका अनुमान गलत निकलता है, तो उसमें दो हो सकते हैं तरीके। एक, उसका अनुमान से कम आवश्यकता थी, उसने बनाई 10,000 छतरियां, और मार्केट में जो डिमांड बनी वो तो 5,000 की बनी, तो स्टॉक सारा घर में रह गया, सब वेस्टेज हो गया। या इसका अपोजिट भी हो सकता है, उसमें अनुमान लगाया 10,000 का, लेकिन मार्केट में डिमांड 25,000 की थी। तो व्यापार में तो इसको भी लॉस ही मानते कि यार इतना अच्छा डिमांड था, मौका था पैसा कमाने का, फुल बारिश हुई थी और ये तो रह गया। तो बिजनेस में हमेशा फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फ्यूचर का अनुमान लगाना। तो उस फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज एनालिसिस एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है। समझ में आता है बच्चों? फोर टाइम सीरीज समझ में आना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके बारे में कुछ आपका अनुमान बने। अब एक छोटी सी डेफिनेशन हमने इसमें ली है, वो देखिए प्यारे बच्चों। इसमें दिया है अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम
इज कॉल्ड टाइम सीरीज। समय पर आधारित अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसे टाइम सीरीज कहते हैं। टेस्ट सीरीज, वेब सीरीज, समझते हो ना, सीक्वेंस को बोलते हैं। हिंदी में इसको वापस लिखा है, समूह पर आधारित समंक यानी डेटा समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। यानी जब आप दो चीजें जोड़ते हो, समय और उसके साथ में डेटा, अगर ये दोनों एक साथ दे रखे हैं तो ये क्या कहलाता है, टाइम सीरीज। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है, जैसे ईयर है 2004, 2005, 6, 7 और उसमें हमें सेल्स का डेटा दे रखा है 10,000, 15,000, 18,000, 24,000, तो इसे क्या कहा जाएगा, टाइम सीरीज कहा जाएगा। क्लियर। टाइम सीरीज को हम क्या कहते हैं, इसे ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड मतलब होता है चलन, ट्रेंड क्या होता है, जो ज्यादातर देखने को मिलता है, तो ट्रेंड एनालिसिस की वो किस दिशा में जा रहा है। ट्रेंड शब्द बहुत कॉमन है, अभी तो क्या है कि इस तरह के हेयर स्टाइल के ट्रेंड है ना, अभी तो ये क्या है, अभी इस तरह के कपड़े जो होते हैं ना वो ज्यादा पहने जाते हैं, है ना, अभी जो शादी होती है तो दूल्हा दाढ़ी रखता है, ट्रेंड है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड है। तो वो ट्रेंड लाइन बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इसका मतलब जो आपको ये ग्राफ हम जब बनाते हैं तो वो ग्राफ, ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और इस ट्रेंड लाइन का अगर हम एनालिसिस करें तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस ही कहलाता है, क्योंकि समय के साथ बदलाव को आप अगर एनालिसिस करते हो तो ये क्या कहलाता है, टाइम सीरीज। और उसी का एक शब्द है ट्रेंड एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपनति, क्या बोलते हैं, या प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस कह दो चाहे आपके टाइम सीरीज कह दो, दोनों एक बात मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, उपनति या प्रवृत्ति का मापन। ट्रेंड एनालिसिस का हिंदी शब्द हो गया उपनति, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली मेथड है नंबर 1। अच्छा, ये सारी मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है, इन सब मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आज को विश्लेषण करके कल यानी टुमारो का अनुमान लगाना। और आज शब्द का मतलब यहां पे पास्ट से ले लो। एनालिसिस आज करते हो, डेटा कहां का होता है, पास्ट का होता है, पास्ट के डेटा से आज आप एनालिसिस करते हो और आने वाले कल का अनुमान लगाते हो। ये पूरी बात हो गई टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब क्या है। तो उसमें सबसे पहली मेथड आती है फ्री हैंड कर्व मेथड, मुक्त हस्त वक्र विधि। ये क्या मेथड है इसको हम समझेंगे अभी, एक बार पहले मैं आपको सिर्फ नाम बता देता हूं। सेकंड मेथड है सेमी एवरेज मेथड, अर्ध माध्य विधि। थर्ड है आपके मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य विधि। और फोर्थ मेथड आपके है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल मेथड है। न्यूनतम वर्ग विधि। ये जो पहली तीन मेथड थी, ये बच्चों ये देखो, ये तीनों ही आपकी ग्राफिकल मेथड है। क्या है, ग्राफिकल मेथड है, जबकि ये मैथमेटिकल है, चौथी है ना, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। देखते हैं आगे प्यारे बच्चों, सबसे पहली मेथड हम लेते हैं फ्री हैंड कर्व मेथड, मुक्त हस्त विधि। और इसके लिए मैंने आपके एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है बच्चों। इस एग्जाम्पल में आप देखो, आपको सूचना दे रखी है ईयर 2010, 11, 12, 13, 14 टू लेके 21 तक, और फिर सेल्स इन 1000 रुपीज दे रखा है, 1000 ऊपर कॉमन ले लिया, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 22 इस तरीके से दे रखी है। हम लोगों को क्या करना है, चूंकि मैंने कहा यह एक ग्राफिकल मेथड है तो इसको हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ ले लेंगे। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे होता है वो आप लोग जानते हैं, आपको एक तरफ ईयर लेना है और एक तरफ क्या लेना है, सेल्स लेना है।
ईयर आप नीचे की तरफ ले लेते हैं, ये ओ एक्स कहलाता है और ये वाई कहलाता है। ये भी पता है आपको। ईयर हम यहाँ पे एक समान डिफरेंस पे लगभग ले लेते हैं, तो क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो नहीं है ना, ग्राफ नहीं है तो एक अनुमानित डॉट 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 मैंने लगा दिया। और ईयर कौन सा है, 2000, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, जित आता है उतना लिख सकते हैं, मना नहीं है। और इधर आपके सेल्स है। अब आप देखो सेल्स 5 से स्टार्ट होके 40 तक जाती है, तो हम इसका गैप कितना रखें कि हमारे 10 डिजिट में ये सेट बैठ जाए। पहले करते थे ना कि भाई हम इतना लेते हैं, तो मुझे 4 समझ में आता है, 4 4 के गैप से ले लेते हैं। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24 28 32 36 40 44 और 48। तो 4 8 इन थाउजेंड्स है, ये सेल्स हो गया, ये ईयर हो गया। 12 16 18 12 16 20 24 28 32 36 40 44 और 48। अब इसको ग्राफ पे लिखना है, तो अब चूंकि ग्राफ नहीं है तो सब चीज अनुमान से लिख रहे हैं हम, मुझे तो खाली ये मेथड सिखाना है, एक ही सवाल में हम इसको सीख जाएंगे। और इसमें देखो सबसे पहले रेड पॉइंट लगा लेते हैं। 2010 में कितना था, 5, तो एक अनुमानित एक पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। फिर 2011 में कितना हो गया, 7, तो 7 कहाँ लिखे, 8 से थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, अनुमानित लेना है बच्चों, घबराना नहीं है इसमें, है ना। फिर 10 कहाँ आता है, 10, ये यहाँ पे 10 ले लेता हूँ मैं। फिर 12, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में 18, 18 के बाद में 22, 22 के बाद में 26, 26, 26 के बाद में 28, फिर 30, 30, फिर हाँ 34, फिर 38, फिर इतना ही है। अब हमने ये ग्राफ लिया, अब देखो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ इसको, ये इसको जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये ऐसे ग्राफ बन जाता है, ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है। एक बार ही ग्राफ बताऊंगा, है ना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ये ग्राफ हमने सेल्स का बना लिया, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है। फ्री हैंड कर्व अब शुरू होता है, यहां से यहां तक तो सवाल में दिया हुआ है, समझ लो। फ्री हैंड कर्व ये कहता है प्यारे बच्चों कि आपको इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसमें से एक ऐसी लाइन निकालनी है जो लगभग हर पॉइंट के आसपास हो और फ्रीली आप इसको निकालें। तो मैंने जैसे ये एक लाइन निकाली, ये सबके आसपास है, हाँ बोलो। एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, तो इसलिए ये ठीक है, यहाँ पे छोड़ दूं, ये छोड़ दिया मैंने। अब 2022 में ये कहाँ जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। 2022 का अनुमान लगाना है ना, 21 तो दे ही रखा है, ये यहाँ पे जहां पे टकराएगी वहां पे सामने घूम जाना है, घूम गए, तो इसके हमारा अनुमान ये निकलता है, ये पॉइंट हमारा आंसर है। कितना है ये, 40। यानी 2022 में सेल्स कितनी होगी, 40,000 सेल्स। बस ये इतनी मेथड है।
और फ्री हैंड का मतलब समझे, कोई नियम नहीं है, आप तो खाली एक बीच में से जो अपनी लाइन समझ में आए निकाल दो। अब आप ये मुझे जरूर कह सकते हो सर मेरी थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो, और थोड़ी सी नीचे हो जाए तो थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे से ये होगा कि या तो 41 आ जाएगा और या फिर 39 आ जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। ये लाइन जो है वो आपकी यहाँ तो आ नहीं सकती ना, सही है ना। तो वो एक लाइन दे देता है अपने को, और इससे आप आगे भी निकाल सकते हो। अगर आप 2023 का लेना चाहते हो तो और ऊपर जाके एक बना दो। ये आपका आंसर हो गया। फ्री हैंड कर्व मेथड इसी को ही बोलते हैं। और मैंने ये जो लाइन, सीधी लाइन रेड कलर की खींची है ना, ये ही आपकी फ्री हैंड है। सीधी एक लाइन खींच दो स्केल से, जो सबके आसपास भी थी, फिर मैंने नीचे से शुरू करी और ऊपर वाले हिस्से के बीच में से निकालते हुए इसको ले लिया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अनुमान है ना, एग्जैक्ट थोड़ी है। तो ये आपके फ्री हैंड कर्व थी। किस किस को समझ में आया बच्चों? और इससे हमने क्या करा, फ्यूचर का अनुमान लगाया। ये तो हुआ सवाल। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता है। नहीं आने के पीछे रीजन है, बिना ग्राफ के ग्राफ बनाओगे कैसे, सही है ना। तो ग्राफ अपने एग्जाम में जनरली नहीं दिए जाते हैं, तो अपने तो खाली फ्री हैंड कर्व मेथड क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। कोई दिक्कत है बच्चों? आसान है। नेक्स्ट, फिर बच्चों सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड कैसे सॉल्व होती है, आप जैसे ईयर लिखे हैं अभी, ईयर में आपके 2000, आपके 10, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आपके सेल्स दे रखी है, सेल्स दे रखी है, मान लो 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55 एंड 75। ये आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेमी एवरेज को समझने के लिए। अब मैं आपको सेमी एवरेज समझाता हूँ। सेमी एवरेज में ये कितने साल है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो दो टुकड़े कर दो, इन चार को जोड़ो और इन चार को जोड़ो, ठीक है। और जोड़ने के बाद में रुकना नहीं है, जोड़ने के बाद में इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आता है, ये 4 है ना। देखो सेंटर पॉइंट इसको क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखो 2010 11 ऊपर हो गए और 12 13 नीचे हो गए, तो इनका सेंटर पॉइंट टोटल लिख दो, कितना आया, कितना आया बेटा, 10 20 25 और 30, इन चारों की टोटल 85 आया। कितने, चार जोड़े थे ना, तो चार का भाग दे दो, तो आंसर कितना आया, 85/4, 21.25। लाइन के ऊपर ही लिखा है मैंने, ये आपका 21.25 है। ये ही कहलाता है सेमी एवरेज। अब इसी तरह से इसमें भी बीच में लिखना है, तो टोटल लगाओ, 220/4, 55, ये सेमी एवरेज कहलाता है। यानी आधा आधा करो और दो, जितना दो हिस्सों में कर दो, सेमी का मतलब अर्ध होता है ना, आधा, तो आधा पार्ट किया, टोटल लगाया और भाग दे दिया, ये सेमी एवरेज है। कोई दिक्कत बच्चों? अब आप ये कह सकते हो सर 8 तो समझ में आता है, 4 4 हो जाएंगे, 9 साल हो तो क्या होगा, पूछ सकते हो ना। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 9 साल हैं तो भी पहले चार और लास्ट चार ले लो, इसको छोड़ दो, ठीक है, हो जाएगा सेमी एवरेज। आसान है। या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी, ऑड और इवन दो ही तरीके होते हैं। तो ये हो गया। अब अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये जो दो पॉइंट मिले ना, इनको ग्राफ में लेना है। तो ग्राफ में लेना है तो कैसे लेते हैं, वो ऊपर वाले ग्राफ से मैं समझा देता हूँ अनुमानित कैसे होता है। सेमी एवरेज समझ में आ गया, सेमी एवरेज तो यही है, अन्य कुछ नहीं है। अब इसका ग्राफ में प्रेजेंटेशन इसी को देखो,
इसमें हमें वो जो 2 पॉइंट आए थे ना सेमी के, वो एक पॉइंट तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे था और एक पॉइंट यहां पे था। आ रही बात समझ में? तो अब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए निकले, वो अपने को ऐसे खींचनी है और उस लाइन से अपने को अनुमान ले लेना है, जैसे हमने पहले लिया था। समझ में आ गई? फ्री हैंड में क्या था, कोई पॉइंट नहीं है, अपनी इच्छा से खींच दो। फ्री हैंड का मतलब यही होता है। सेमी एवरेज में आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, कि इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनती है ना, वो लाइन बना दो। तो ये उससे थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये 2 पॉइंट सबके एक जैसे आएंगे, और सबके एक जैसे आएंगे तो इन दोनों पॉइंट को आप आराम से मिलाओगे तो आंसर भी एक जैसा आ जाएगा ग्राफ होने पे। हरी बात सुन, इसलिए सेमी एवरेज मेथड काम में लिया जाता है फ्री हैंड के कंपेयर में। ठीक है, ये केवल 2 पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट जो हमने बनाया, 2 पॉइंट ही तो आए सेमी एवरेज में, ये 2 पॉइंट मिले, दोनों को मिलाते हुए लाइन बनाई और यहाँ पे जाके ये फ्यूचर को दिखाता है, ऐसे हो जाता है। यही अनुमानित है खाली। समझ में आया? तो यानी सेमी एवरेज मेथड जो हमने यहाँ पे किया, उसके ये 2 पॉइंट मिले और इन 2 पॉइंट को लगाने के बाद ईयर भी तो दे रहा है। देखो ये ईयर कौन सा दे रहा है, 15 और 16 के बीच में। ईयर 15 और 16 के बीच में ये पॉइंट लगाना है 55, और 11 और 12 के बीच में लगाना है 21.25। 2 पॉइंट मिलेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन बना दो। बना दोगे तो वो आपके सेमी एवरेज का ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत है? आसान है। अगर परीक्षा में हम लोगों के आ जाता है कि सेमी एवरेज कैलकुलेट करो, तो आपके यही आंसर है बस, अन्य कुछ नहीं है। ग्राफ बनाना नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं। किसके समझ में हाथ? गुड। फिर बच्चों अब हम सीखते हैं मूविंग एवरेज मेथड, चल माध्य विधि। तो अब आप देखो, हमने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे बच्चों, सीधा एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं, क्योंकि इनका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि मूविंग एवरेज में हमें ये प्रश्न में पूछा जाएगा, आपको 3 ईयरली मूविंग लेना है, या प्रश्न में कहा जाएगा 4 ईयरली मूविंग लेना है, या प्रश्न में कहा जाएगा 5 ईयरली मूविंग लेना है, या प्रश्न में कहा जाएगा 6 ईयरली मूविंग लेना है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ होगा अपने को। प्रश्न में यही चेंज होगा, आपको वो कहेगा 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो। क्या कहेगा? 3 ईयरली। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे बोल सकते हैं। कॉमनली जो यूज में आता है 3, 4 और 5 आता है, और इनमें भी अगर जो कॉमन है तो ये 2 है, 3 और 4। तो मैं पहला आपके लिए लेता हूं 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे होता है। आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 ईयरली मूविंग एवरेज के लिए आपको करना क्या है, यहां पे पहले लिखना है टोटल। इसमें आप क्या करेंगे, 3 साल लेंगे। ले लिए? 3 साल मतलब 3 ईयर हो गए। 6, 9 और 12 टोटल लगाओ कितना होता है? 27 होता है। ये 27 देखो सेंटर में लिखना है, तो इसका सेंटर यही है, यानी 2016 के सामने कितना लिखोगे? 27। समझ में आ गया? फिर अगला 3 लेना है, तो आप पहला क्रॉस कर दें। अब अगले 3 ले लो, यहां से यहां तक। तो इनका एवरेज कहाँ आ जाएगा टोटल? 9, 12 और 18, 39। बहुत अच्छे बच्चे। फिर इसको भी क्रॉस कर दो, 12, 18 और 20। बहुत अच्छे। फिर 12 को भी क्रॉस कर देते हैं, तो 18 से 24। हाँ, 62। बहुत अच्छे। फिर इस 18 को भी क्रॉस कर दिया, अगले 3 कितना होता है? 70। अब इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि लास्ट 30 आ गया। ठीक है, तो ये लिखना समझ में आया? ये मैंने इसकी थोड़ी सी सफाई वापस कर दी। अब ये जो कॉलम खाली रह गए, यहां पे और यहां पे डैश लगा दो। ये था टोटल कितना? 3 का। अब आप लिखो एवरेज। तो एवरेज में आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है 3 का। 3 जोड़ा था ना, तो 3 का सब में भाग दे दो। पहला 9, 13,
फिर फिर बस ये आपके आंसर हो गए 3 ईयरली मूविंग एवरेज। कोई दिक्कत है बच्चों? ये आंसर है, आसान है। ये भी ग्राफिकल है इसके बाद में। कैसे? ये इतने सारे पॉइंट मिल गए 2016, 17, 18, 19, 20। ये पॉइंट को जोड़ते हुए जो लाइन बनेगी वो लाइन आपको ट्रेंड लाइन दे देगी। क्या बोल देगी तो उसके ट्रेंड ट्रेंड लाइन। बस यही है। क्योंकि ग्राफ में अपने को दिखाना नहीं है तो ये इतना ही सवाल है, आसान है। समझ में आया? अगला देखो, 4 ईयरली मूविंग। इसी सवाल से आगे बढ़ते हैं, 4 ईयरली मूविंग देख लेते हैं। फिर बच्चों अब ये सेम क्वेश्चन हम वापस ले रहे हैं और इस बार 4 ईयरली मूविंग एवरेज से लेते हैं। तो इसमें भी पहले टोटल, तो इस बार क्या आपको खुद को पता है क्या करना है? 4 का टोटल लेना है। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सेंटर ये लाइन पे ही बनेगा। सही बोलो, सही है ना? ना 16 में बनेगा ना 17 में बनेगा। तो ईयर मेंशन नहीं होगा इसलिए सेंटर में आ जाएगा। कितना? 45। अब अगला, पहले को क्रॉस करा, अगले 4 ले लिए, इसका सेंटर इस लाइन पे आ जाएगा। मैं इसको लाइन के ऊपर ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहे। पहला 45 था ना, अगला 59, उसका अगला पहला क्रॉस, अब अगला ले लो, कितना? 92। फिर इसको क्रॉस करो, अगला। हाँ बेटा। मेरे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लें, यहाँ पे 74 आता है और यहाँ पे 92 हो गया। इससे आगे जाएगा नहीं। 4 ईयरली आपको करना आ गया। मैंने एरो भी लगाया इसलिए समझना आसान है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, आपका एरो का काम फ्री करते हैं, सफाई। स्वच्छ भारत है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे डैश लगा दो, यहाँ डैश लगा दो, लेकिन अभी ये सेंटर में नहीं आया है। अभी ईयर मेंशन नहीं हुआ ना कि कौन सा है। ईयर एग्जैक्ट चाहिए होता है अपने को। तो अब अगली आप लिखो सेंटर, सेंटरिंग टोटल। क्या लिखेंगे? सेंटरिंग टोटल, मतलब टोटल को सेंटर में लाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 2 ईयरली मूविंग एवरेज करना है। क्या करना है? 2 ईयरली। तो 2 ईयरली में आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। कितना आता है? 104। बहुत अच्छे। अब इसको छोड़ दो, अगले दो ले लो, कितना आता है? 133। बहुत अच्छे। फिर इसको छोड़ दो, अगले ले लो, 166। हो गया, सेंटर में भी आ गया। अब सेंटर में क्यों लाए पता है? ये देखो, ये 2017 के सामने इसको लाना था, इसलिए ताकि हम ये कह सकते हैं कि ये 2017 के सामने है, ये 2018 के सामने है, ये 2019 के सामने, क्योंकि इससे पहले ईयर मेंशन नहीं हो पा रहा था। अब क्या? अब आपको करना है एवरेज। इसकी सफाई कर देते हैं। स्वच्छ भारत, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे डैश, ये खाली रह जाएगी। अब आता है एवरेज। तो एवरेज करने के लिए आप कितने का भाग देंगे? बस 8 का। कितने का? 8 का। क्यों भाई? 4 ये था, उसमें 4 और जोड़ा था ना, तो टोटल ये 104 जो है वो 8 की टोटल हो गई। एवरेज करने के लिए 8 का भाग दे दो, कितना आता है? पहला 13, 16.625, फिर 20.7। ये आपके आंसर हो गए, इतना ही सवाल है।
समझ में आया बच्चों? अब एक बात आपको सिखा देता हूं, 3, 5, 7 ये कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। और 2, 4 और 6 ये क्या है? सम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? EVEN। और ये क्या है? विषम, यानी स्पेलिंग क्या होती है? ODD। सही है। तो 3 का जैसे हुआ वैसे 5 का और 7 का होता है, और 4 का जैसे हुआ वैसे 6 का होता है। समझ में आ गए दोनों सवाल? तो ऑड और इवन दो हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या था वो आप देख लो, ये रहा। इसमें हमने सेंटर में लिया, क्योंकि 4 और 6 में सेंटर में नहीं आएगा, सही है ना, जबकि 3 में सेंटर में पहली बार में आ जाता है। आ रही बस, सेंटर में लाना मतलब ईयर के सामने लाना। तो 3, 5 एक जैसे होते हैं, 4 और 6 एक जैसे होते हैं, और अंतर केवल सेंटर में लाने का होता है। सेंटर में लाना यहाँ पे आपने देखा, सेंटरिंग टोटल करनी पड़ती है। बस ये इतना ही है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट मेथड, लीस्ट। मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड हम आगामी क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों।